हाय। आजकल मार्केट बहुत वॉलेटाइल चल रही है। एक दिन पोर्टफोलियो रेड तो अगले दिन ग्रीन। पता ही नहीं चल रहा कि आखिर हो क्या रहा है। बस अब तो शायद आपको भी मेरी तरह आईपीओ सीजन का इंतजार होगा, है ना? कहीं कुछ अच्छे आईपीओज आए और लिस्टिंग पर प्रॉफिट कमाए, और अगर कंपनी अच्छी हो तो शायद होल्ड भी कर लेंगे। हम सब यही करते हैं, राइट? वैसे आपको कौन सी कंपनी के आईपीओ ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं? वीडियो पॉज करके अभी कमेंट करिए। 2022 में आईपीओज का परफॉर्मेंस काफी मिक्स्ड रहा था। किसी ने अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स दिए तो किसी ने लॉस। लिस्टिंग के बाद भी कुछ ही कंपनीज हैं जो एज ऑफ टुडे पॉजिटिव साइड पर हैं। 2023 में भी एक्सपेक्टेड था कि बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओज लेके आएंगी, लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी के चलते कई कंपनीज ने अपने आईपीओ प्लान्स को पोस्टपोन किया है। पर जैसे ही शेयर बाजार स्टेबल होगा, फिर से स्टॉक मार्केट में आईपीओस की लाइन लगने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आज मैं आपको 3 ऐसी कंपनीज के बारे में बताऊंगी जिन्होंने सेबी के पास अपने आईपीओ के लिए पेपर्स यानी कि DRHP फाइल किया हुआ है। हमने उन सभी कंपनीज को देखा जिन्होंने रिसेंटली सेबी के पास अपना DRHP फाइल किया है, और फिर उनमें से हमने 3 ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट किया जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22 में फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ शो किया है। यानी कि ये तीनों ही कंपनीज के बिजनेस ने पिछले 1 साल में अच्छी परफॉर्मेंस शो की है। जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज्यादा है उसको हमने लास्ट में कवर किया है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है पुरानिक बिल्डर्स लिमिटेड। 31 साल के लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस के साथ पुरानिक बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन या MMR और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन या PMR में एक प्रोमिनेंट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर है। कंपनी मुंबई और पुणे रीजन में मिड इनकम अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पर अपना कोर फोकस रखती है। आप जान के सरप्राइज होंगे कि पब्लिक लिस्टिंग के लिए ये पुरानिक बिल्डर्स का 3rd अटेम्प्ट है। देखते हैं कि क्या इस बार कंपनी अपना 510 करोड़ रुपीस का आईपीओ सक्सेसफुली इशू कर पाएगी या नहीं। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 58.2 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 के 36.3 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में 60.33% से इंक्रीज हुआ है। एज ऑफ 31 जुलाई 2022 पुरानिक बिल्डर्स ने मुंबई और पुणे में टोटल 39 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा उनके 29 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन और 13 न्यू प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। एज ऑफ 31 जुलाई 2021 कंपनी ने 43 प्रोजेक्ट्स लैंड ओनर्स के साथ जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट्स में डेवलप किए थे और 32 प्रोजेक्ट्स स्टैंड अलोन बेसिस पे। लेटेस्ट नंबर्स के मुताबिक कंपनी के पास 69.24 एकर्स के लैंड रिजर्व्स हैं। कंपनी की पिछले 3 साल की जर्नी देखें तो पुरानिक बिल्डर्स ने अपनी टॉप लाइन को कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है, और वो भी हेल्दी मार्जिन्स के साथ। फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी के रेवेन्यू 730 करोड़ रुपीस थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़ के 800 करोड़ रुपीस पे पहुंच गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 में कोविड-19 की वजह से कंपनी का बिजनेस इंपैक्ट जरूर हुआ था, लेकिन पुरानिक बिल्डर्स ने फाइनेंशियल ईयर 22 में स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है और उनके नंबर्स अपने प्री कोविड लेवल्स को भी एक्सीड कर गए हैं। पुरानिक बिल्डर्स के हाउसिंग यूनिट्स की डिमांड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी स्ट्रॉन्ग रही है। इवन कोविड के दौरान भी उनके मिड इनकम अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स की सेल्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई थी। कंपनी के एबिटा मार्जिन्स प्री कोविड लेवल से भी बेटर हैं, जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड में कंपनी का ROE 14.33% और ROCE 11.37% पे था। अगर हम सिमिलर ज्योग्राफीज और सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली कंपनी कोटले पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड से कंपेयर करें तो पुरानिक बिल्डर्स का 14.33% ROE कोटले पाटिल के 8.99% के ROE से बेटर है। हालांकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले में कोटले पाटिल 12.6% के साथ बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पुरानिक उनके एक और की कंपेटिटर कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड, जिसे लोग रुस्तम जी ब्रांड से भी जानते हैं, उसे दोनों ही रिटर्न रेशियोज में लैग करता है। लेकिन यहाँ पर ये नोट करने वाली बात जरूर है कि कीस्टोन रियल्टर्स और कोटले पाटिल डेवलपर्स लग्जरी सेगमेंट में भी अपनी प्रेजेंस रखते हैं।
पुरानिक बिल्डर्स के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फाइनेंशियल ईयर 20 में नेगेटिव 43.4 करोड़ रुपीस थे, जो कि अगले 2 साल में ना सिर्फ पॉजिटिव हुए हैं बल्कि शार्पली इंक्रीज हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से एडिक्वेट कैश जनरेट कर पा रही है। कंपनी की मैनेजमेंट का मानना है कि MMR और PMR के माइक्रो मार्केट्स में उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उन्हें इन रीजन्स में दूसरे माइक्रो मार्केट्स को स्ट्रेटेजिकली परसू करने के लिए इनेबल करेंगे। मैनेजमेंट मुंबई के दूसरे माइक्रो मार्केट्स जैसे कि खारघर, चेंबूर, नाहौर और अंधेरी के साथ साथ पुणे के खरादी में भी अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड करना चाहती है। अब कंपनी के डेट पे नजर डालते हैं। वैसे तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी का डेट टू इक्विटी स्लाइटली कम हुआ है फ्रॉम 3.3 टाइम्स टू 3.03 टाइम्स, लेकिन जब हम डीपली देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पुरानिक बिल्डर्स का डेट लगातार बढ़ा ही है। बस इसके साथ साथ कंपनी की टोटल इक्विटी भी सिमिलर पेस पे ग्रो हुई है। पॉइंट ये है कि भले ही कंपनी का डेट टू इक्विटी रिड्यूस हुआ है, फिर भी एज इन्वेस्टर्स हमें कंपनी के टोटल डेट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, स्पेशली इस हाई इंटरेस्ट रेट्स एनवायरनमेंट में। इसके अलावा क्या मैनेजमेंट अपने बढ़ते कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को उनकी एक्सटर्नल फाइनेंसेस पे डिपेंडेंसी को धीरे धीरे खत्म करने में यूटिलाइज करते हैं या नहीं, ये भी एक गौर करने वाली बात होगी। एक और रेड फ्लैग जो हमें नजर आया वो है कि पुरानिक बिल्डर्स लिमिटेड ने अपनी कई सारी सब्सिडरीज के शेयर्स प्लेज कर रखे हैं और इस पर भी हमारी कड़ी नजर होनी चाहिए। अब इससे पहले कि मैं सेकंड कंपनी का नाम बताऊं, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो हमारी टीम और मुझे आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लेके आते रहने का मोटिवेशन मिलेगा। कर दिया? चलिए, ग्रेट। ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स बाद 19 इयर्स टू बी प्रिसाइज, टाटा ग्रुप एक IPO लेकर आ रहा है। हम में से कई लोगों के लिए तो ये शायद पहला चांस होगा किसी टाटा कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करने के लिए, है ना? इससे पहले कि मैं आपको कंपनी का नाम बताऊं, आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि वो कौन सी टाटा ग्रुप कंपनी थी जिसका IPO लास्ट 2004 में आया था। हिंट, उस कंपनी को टाटा ग्रुप का क्राउन ज्वेल भी कहा जाता है। तो अब कंपनी का नाम बताऊं, मैं बात कर रही हूँ टाटा मोटर्स की सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज की, जिसने सेबी के साथ IPO रोल आउट करने के पेपर्स फाइल कर लिए हैं। इश्यू साइज और बाकी सारी डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं, लेकिन ये एक प्योर ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS पब्लिक ऑफरिंग है और न्यूज है कि पेरेंट कंपनी टाटा मोटर्स इस सेल में अपने 8.1 करोड़ शेयर सेल ऑफ करेगी। कहा जा रहा है कि टाटा मोटर्स इन प्रोसीड से अपना डेट कम करना चाहती है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 82.71% से इंक्रीज हुआ है। चलिए अब जानते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज क्या है और करती क्या है। टाटा टेक्नोलॉजीज का प्राइमरी बिजनेस है ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े उनके ग्लोबल क्लाइंट्स को इंजीनियरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस देना, यानी कि इंडिया में बैठे बैठे ये अपने ग्लोबल क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स डिजाइन, डेवलपमेंट और डिलीवर करने में मदद करते हैं। इन शॉर्ट, ऑटोमोटिव सेक्टर में इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी है। टाटा टेक्नोलॉजीज के पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में डीप डोमेन नॉलेज और एक्सपर्टीज है, जिसका यूज वो एरोस्पेस और हैवी मशीनरी के कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। और एक बात तो साफ है कि EV और स्मार्ट कार्स का जमाना अब रियलिटी बन चुका है और इस सपने को हर किसी तक अगर पहुंचाना है तो इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट को इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में सेंटर स्टेज लेना ही होगा। वैसे देखा जाए तो ग्लोबल ER&D स्पेंड 2021 में $1.64 ट्रिलियन तक एस्टिमेट किया गया है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका का शेयर सबसे ज्यादा है। ER&D यानी कि इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करती हैं और इनकी सर्विसेज का यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज का काम होता है नए प्रोडक्ट्स, डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इंजीनियरिंग और रिसर्च करना। ये कंपनीज अक्सर ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, हेल्थ केयर और हाई टेक इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के इंप्रूवमेंट पर काम करती हैं। ग्लोबल ER&D का मार्केट 2021 में 145 से 155 बिलियन डॉलर्स के आसपास था और अगर इंडिया में इस इंडस्ट्री को केटर करने वाले इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स या ESPs की बात करें तो ये 2021 से 2025 के बीच कुछ 13 से 16% CAGR से ग्रो करेंगे। मतलब आप सोच सकते हैं कि ER&D इंडस्ट्री के सामने रनवे काफी लंबा है और इंडियन ESPs जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ सकती हैं।
टाटा टेक्नोलॉजीज के पास 18 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हैं जहां 11,000 प्लस लोग काम करते हैं। उनके क्लाइंटेल में 35 ट्रेडिशनल OEMs और सप्लायर्स जैसे कि एयरबस, मैक्लेरन, होंडा के साथ साथ 12 नए एनर्जी व्हीकल कंपनीज भी शामिल हैं। और अगर हम कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो उनके प्रोमोटर टाटा मोटर्स के पास टाटा टेक्नोलॉजीज में 74.69% स्टेक है। बाकी का मेजॉरिटी शेयर टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड और अल्फा टीसी होल्डिंग्स के पास है। एक लेवल ऊपर जाएं तो टाटा टेक्नोलॉजीज के बिजनेस को मेनली 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आता है इनका सर्विसेज से जुड़ा बिजनेस सेगमेंट। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, कंपनी का प्राइमरी बिजनेस अपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स को इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना है और फाइनेंशियल ईयर 22 में इस सेगमेंट ने उनके टोटल रेवेन्यूज में 75.12% कंट्रीब्यूट किया था। टाटा टेक्नोलॉजीज का दूसरा बिजनेस सेगमेंट है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। इस बिजनेस में वो अपने ER&D सर्विस ऑफरिंग्स को प्रोडक्ट्स और एजुकेशन बिजनेसेस के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है और अपने कस्टमर्स को कंसल्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट जैसी वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करती है। इस सेगमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 22 में उनके टोटल रेवेन्यूज में 24.88% कंट्रीब्यूशन दिया था। अब अगर टाटा टेक्नोलॉजीज क्या है वो समझ लिया हो तो उसके फाइनेंशियल्स की ओर चलते हैं। 2022 में टाटा टेक्नोलॉजीज ने अपने रेवेन्यूज में बड़ा जंप देखा था। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 21 में 2381 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 22 में उनके रेवेन्यूज 3529 करोड़ रुपीस पे रिकॉर्ड हुए थे, यानी कि 48.22% का राइज। और फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट 9 मंथ्स में ये फिगर ऑलरेडी 3000 करोड़ रुपीस का मार्क क्रॉस कर चुका है। अब अगर उनकी बॉटम लाइन की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज ने फाइनेंशियल ईयर 22 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। अपने EBITDA मार्जिन्स को इंप्रूव करते हुए उन्होंने अपने प्रॉफिट्स 82.71% से बढ़ाए हैं। इनफैक्ट 31 दिसंबर 2022 तक उनकी बिजनेस परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने अपने EBITDA मार्जिन्स फाइनेंशियल ईयर 22 के 18.29% से ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किए हैं एट 19.2%। लेकिन अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज को उनके लिस्टेड पीयर्स जैसे कि KPIT टेक्नोलॉजीज, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और टाटा Elxsi के साथ कंपेयर करें तो पिछले 3 साल में उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ रिलेटिवली स्लोअर है। प्लस टाटा टेक्नोलॉजीज का रिटर्न ऑन नेट वर्थ इन सभी कंपनीज से कम है। RONW का मतलब होता है रिटर्न ऑन नेट वर्थ। ये एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो है क्योंकि ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर एक कंपनी का RONW अच्छा है तो उसका मतलब है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। तो कंपनी आने वाले समय में किस तरह ER&D सेगमेंट में अपने क्लोज पेयर्स से compete करते हुए अपनी ग्रोथ और मार्जिन्स को मेंटेन कर पाएगी, इस बात पे एज इन्वेस्टर्स हम सभी की नजर होनी चाहिए। चलिए अब आज की आखिरी कंपनी के बारे में बात करते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग स्पेस में ऑपरेट करती है। कंपनी का नाम है ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज एक लीडिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि फिनटेक कंपनी है जो अपने IPO के जरिए 750 करोड़ रुपीस रेज करना चाहती है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 41.92 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुक किया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में 116.87% से ग्रो हुआ है। कंपनी अपने कस्टमर्स और एंड यूजर्स को डाइवर्सिफाइड फिनटेक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी अपने बैंकिंग पार्टनर्स के साथ इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रीपेड कार्ड इशूअर्स में से एक है। ये प्रीपेड कार्ड्स मेनली गिफ्टिंग और रीइंबर्समेंट्स में यूज होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कॉर्पोरेट गिफ्ट कार्ड्स, फ्यूल कार्ड्स वगैरह देती है। इनफैक्ट कोई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के ट्रैवल के लिए ट्रैवल कार्ड्स भी प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अपने SaaS बिजनेस मॉडल के जरिए टैक्स और पेरोल रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है। SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इससे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कंपनी आपको अपना सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सब्सक्रिप्शन बेसिस पर देती है, जैसे कि Spotify या Netflix। कंपनी का क्लाइंट बेस काफी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी अपनी सर्विसेज बैंकिंग एंड फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, FMCG, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर्स में देती है। उनके क्लाइंट बेस में टाटा स्टील, परसिस्टेंट सिस्टम्स, वाइटेक, पिटनी बाविस, PCBL, हीरानंदानी ग्रुप और ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कंपनी इन क्लाइंट्स को अपने SaaS प्लेटफॉर्म के थ्रू स्पेंडिंग्स और एक्सपेंस मैनेजमेंट
मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स, मर्चेंट्स गिफ्ट कार्ड मैनेजमेंट एक्सेट्रा जैसी सर्विसेज देती है। कंपनी के कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। चलिए उन्हें ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है प्रोपेल, जो एक कॉर्पोरेट सास प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। इसके थ्रू कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन और इंसेंटिव्स बड़े आराम से मैनेज कर पाती हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में दूसरा प्रोडक्ट है सेव। ये भी एक सास बेस्ड प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन साथ साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो बिजनेसेस को एक्सपेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इससे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के रीइंबर्समेंट्स और टैक्स बेनिफिट्स प्लान और मैनेज कर सकती है। थर्ड प्रोडक्ट है CEMS, जो कि कस्टमर एंगेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये मर्चेंट्स को अपने कस्टमर्स के एक्सपीरियंसेस और साथ ही साथ उनके लिए गिफ्ट कार्ड्स और लॉयल्टी बेनिफिट्स जैसे डिफरेंट रिवॉर्ड्स मैनेज करने में मदद करता है। जैगल के पोर्टफोलियो में फोर्थ प्रोडक्ट है जैगल पेरोल कार्ड। इसके थ्रू कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट, सीजनल और टेम्पररी एम्प्लॉयज, अनबैंक्ड वेज वर्कर्स को पे कर सकती हैं। ये कंपनीज को बैंक्स में डायरेक्ट डिपॉजिट्स या कैश पेमेंट का एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देता है। और आखिरी प्रोडक्ट है Zoyer, जो कि एक इंटीग्रेटेड डेटा ड्रिवन सास बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये कंपनीज को अपने इनवॉइस पेमेंट से लेकर कंपनीज के कैश आउटफ्लोज को डिजिटली मैनेज करने में हेल्प करता है। कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम सिंपल हैं। वो अपने कस्टमर्स से प्लेटफॉर्म फी, सास फी और उनके प्रोडक्ट्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सर्विस फी चार्ज करते हैं। इसके अलावा जब भी कोई जैगल का कार्ड होल्डर ऑफलाइन या ऑनलाइन मर्चेंट पॉइंट्स ऑफ सेल पर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो इस ट्रांजैक्शन पर कंपनी को कमीशन मिलता है। अगर इन रेवेन्यू स्ट्रीम का ब्रेकअप देखें तो कंपनी के तीनों मेन स्ट्रीम रेवेन्यू में 2020 से लेकर 2022 तक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और यही तो अच्छी बात होती है एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस या फिर इस तरह की टेक कंपनीज की। ये एक मैन्युफैक्चरिंग या फिर एसेट हैवी कंपनी के कंपैरिजन में काफी जल्दी स्केल अप कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एज ऑफ जून 2022 जैगल के पास 1436 कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं और 460 स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस अकाउंट्स। ये नंबर्स ओवर द इयर्स इंक्रीमेंटली इंक्रीज हुए हैं। कस्टमर बेस ग्रोथ का रिफ्लेक्शन हम उनके रेवेन्यूज पर भी देख सकते हैं। 2020 से लेके 2022 के बीच में जैगल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 133.09% से CAGR से ग्रो हुआ है। इसी दौरान उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अप्रोक्सीमेटली 235.74% CAGR के रेट से ग्रो हुआ है। जैगल के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनका कस्टमर बेस काफी डाइवर्सिफाइड है। जैसा कि हमने आपको बताया, कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री के लीडिंग प्लेयर्स के साथ काम करती है, जिनके साथ उन्होंने एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन स्टैब्लिश किया है और ये उनके हेल्दी फ्यूचर कैश फ्लोज मेंटेन करने में मदद कर सकता है। चलिए अब कंपनी अपनी इंडस्ट्री में कहां स्टैंड करती है ये भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड तक एक्सपेंस मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट और पेरोल मैनेजमेंट सेगमेंट में जैगल का सिर्फ 3% मार्केट शेयर है। टोटल प्रीपेड कार्ड सेगमेंट में नंबर ऑफ कार्ड्स के टर्म्स में उनका 13.2% मार्केट शेयर है और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के टर्म्स में 12.7% शेयर। ऊपर से इतनी फास्ट ग्रोथ के बावजूद कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट्स में काफी कम मार्केट शेयर एंजॉय करती है। इसका एक कारण इंडस्ट्री में प्रेजेंट इंटेंस कॉम्पिटिशन और रेगुलेटरी चैलेंजेस हो सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर हमें इन फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब हम कंपनी का रिलेटिव वैल्यूएशन और एनालिसिस करना चाहें तब भी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी के DRHP के हिसाब से उनका ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है। फाइनली कंपनी से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट। हाल ही में कंपनी ने विवृति एसेट मैनेजमेंट से 50 करोड़ रुपीस का फंड रेज किया है। कंपनी का कहना है कि ये फंड कंपनी के न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट जैसे कि Zoyer को ग्रो करने में यूज किया जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने 3 ऐसी कंपनीज की बात की जिनका IPO इस साल आ सकता है और उन्होंने अपने प्रॉफिट सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो किए हैं। आपको क्या लगता है इसमें कौन सी कंपनी आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ कर पाएगी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इनमें से कौन सी कंपनी अच्छे लिस्टिंग गेन्स दे सकती है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम गुजराती और मराठी में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.